रात जो है वो बुंदेलखंडी कही जाती है। तो बुंदेलखंडी जहाँ रात हो तो वहाँ अभी जयपुर में लगातार देख रही हूँ कि शादियाँ भी, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी लोग जयपुर को चयन करते हैं, क्योंकि जयपुर के अंदर जयपुर का आतिथ्य सत्कार, जयपुर की में जो सारी फैसिलिटी है वो सब उपलब्ध है। तो इसी की वजह से जयपुर की रात बुंदेलखंडी कही जाती है। और इन सब के साथ में इतना सुंदर जयपुर, सवाई जय सिंह जी ने इनको जयपुर को बसाया, विद्याधर भट्टाचार्य जी ने पूरा वास्तु शास्त्र का पूरा जो ज्ञान है उसके साथ में वो वास्तु विज्ञान है, विज्ञान के साथ में जयपुर की बसावट हुई, जो आज के 300 साल पहले का जयपुर आज भी बहुत प्रासंगिक है। आज भी इसके मॉडल पर स्टडी हो रही है, अलग अलग रिसर्च किए जा रहे हैं और विश्व धरोहर की सूची में जयपुर सम्मिलित है। तो इतना सुंदर जयपुर जिसको बसाया, और उस जयपुर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है, मिलकर हम लोग उसको बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम जयपुर समारोह की स्थापना 18 नवंबर को हुई। तो 18 नवंबर के दिन हम सुबह 9:30 बजे प्रथम पूज्य गणेश जी की आराधना करेंगे, वहाँ गज पूजा करेंगे। इसके साथ में लाल साड़ी के अंदर महिलाएं होगी सैकड़ों की संख्या में, जो गणेश जी की आरती उतारेंगी और इस जयपुर के लिए मंगल कामना करेंगे कि हमारा जयपुर है वो सुंदर जयपुर, स्वच्छ जयपुर और अग्रणी जयपुर हमारा बने। इसके बाद में हम गंगापोल गणेश जी की पूजा करते हैं, जहाँ से जयपुर की नींव लगी, और वहाँ भी हम जाकर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। फिर गोविंद देव जी के दर्शन होंगे। गोविंद देव जी के दर्शन के बाद में शाम को 5 बजे सवाई जय सिंह जी के स्टेचू सर्किल पर हम वहाँ दीपदान का कार्यक्रम करेंगे। उनको भी धन्यवाद देंगे कि आपकी वजह से हम इतने सुंदर जयपुर शहर के निवासी हैं और इतने सुंदर जयपुर शहर को देख पा रहे हैं, और इसको जयपुर शहर की विरासत को हम आगे ले जाने का काम भी कर रहे हैं। जब जयपुर, और इस बार का जयपुर स्थापना दिवस है वो पूरा भगवान श्री राम को समर्पित हमने किया है, क्योंकि अब राम राज्य राजस्थान के अंदर स्थापित हो चुका है। और जिस तरह पिछले वर्ष 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में अपने धाम के अंदर विराजमान हुए, तब नगर निगम ने कार्यक्रम किया जहां आएंगे राम स्वच्छ रहे हर धाम। और अब राम जी आ चुके हैं और उसके बाद में ये जयपुर स्थापना दिवस आ रहा है। तो जयपुर स्थापना दिवस पर हमने आ गए हैं प्रभु राम, स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ रखेंगे हम अपना धाम, इस स्लोगन के साथ में स्वच्छता सप्ताह के रूप में हम शुरुआत करेंगे जयपुर समारोह की। क्योंकि जब समारोह होता है तो हमें अपना घर, अपना आसपास का परिसर है वो स्वच्छ करना चाहिए। और इसमें मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से जयपुर की जनता से, विकास समितियां, व्यापार मंडल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी जयपुर स्थापना दिवस पर अपने शहर को और सुंदर और चमकाने के लिए आगे आइए और इसको स्वच्छ करने के लिए स्वच्छता सप्ताह में सम्मिलित हुए और हम अपने जयपुर को स्वच्छ करेंगे। जो स्वच्छता के अंदर अच्छा काम करेंगे उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी किया जाएगा। इसके साथ आपको सबको पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार राइजिंग राजस्थान मेयर सौम्या गुर्जर को। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर से। बड़ी खबर आ रही है, बटोगे तो कटोगे नारे पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया गया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा। मदन राठौड़ ने कहा, बांटने का काम कांग्रेस ने किया, आजादी से पहले भी कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है, आज भी धर्म के आधार पर बांटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। पीएम मोदी ने 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माना, ये बात सही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस नारे से कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? मदन राठौड़ ने ये सवाल किया है। एक रहने से कांग्रेस को दिक्कत क्या है, ये सवाल मदन राठौड़ का, क्योंकि बटोगे तो कटोगे ये नारा इन चुनावों में खूब पूरे देश में सुनाई दिया और इसकी शुरुआत हुई थी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। उसके बाद से लगातार देश में सियासत गर्मा रही है। क्या दिक्कत है मुझे तो समझ में नहीं आता, उन लोगों को क्यों ऐतराज है। दूसरी बात है कि बटोगे तो कटोगे, तो बटने का मतलब है कि क्यों बांटा जा रहा है। फूट रहेगी तो निश्चित रूप से हानि होनी है, इस बात को समझने की जरूरत है। अब कोई किस नज़र से देखता है, नजरिया सबका अलग अलग है, लेकिन हमारा बहुत क्लियर है, साफ है कि एक रहो, देश की एकता में ही हम सब सुदृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो क्या दिक्कत है मुझे तो समझ में नहीं आता, उन लोगों को क्यों ऐतराज है। दूसरी बात है कि बटोगे तो कटोगे, तो बटने का मतलब है कि क्यों बांटा जा रहा है।
तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पलटवार किया है। दरअसल बीजेपी के तमाम नेता अपनी जनसभाओं में लगातार इस नारे को जनता के सामने रख रहे हैं और यहाँ पर एक तरीके से हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश बीजेपी के कई लीडर्स ने दिया। तो इस पर कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को लेकर ये कह रही है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम्स के बीच डिफरेंस क्रिएट करना चाहती है या इस तरह की बात बीजेपी कर रही है, ये सही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी पर अब मदन राठौर ने निशाना साधा है। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए हैं। लाल सिंह, इस पर सियासत तेज है कि अगर बटोगे तो कटोगे, और मदन राठौर कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं कि इन्हें इस नारे से क्या दिक्कत है, हम तो एकजुटता की बात कर रहे हैं। लाल सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज मुझे मिल रही है नंदनी? जी जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नारा उत्तर प्रदेश के सीएम ने दिया, आज तमाम, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे राजस्थान हो, तमाम देश भर में नारा गूंज रहा है और इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। इसके बाद पीएम मोदी ने एक नारा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दरअसल आज इसको पलटवार करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि इस तरह के नारे क्यों दिए जा रहे हैं। ये नारे आजादी के बाद कभी इस देश में नहीं दिए गए। नारे दिए जाने चाहिए, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। इसको काउंटर करते हुए आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा है कि हमें तो कोई ऐतराज नहीं है इस नारे से कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। बिल्कुल अच्छा नारा है, हम तो साथ हैं, लेकिन आपको एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे इस नारे से आखिर ऐतराज क्यों है? आपको ऐतराज उस समय क्यों नहीं होता जब एक मौलवी पूरे मन से कहता है कि अगर हम सड़कों पर उतर गए तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। इन नारों से ऐतराज क्यों नहीं होता? आखिर इन नारों से ऐतराज क्यों है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? उन्होंने कटोगे से बटोगे के संदर्भ में भी कहा कि इसमें क्या गलत है, क्योंकि लगातार इतिहास गवाह है, हम सबको भारतवासियों को यूनाइट में रहना है, हम सबको एकता के सूत्र में पिरोने की बात जो है पूर्वज करता है, उसी में चलना है। आखिर इस पर ऐतराज क्यों है? क्योंकि क्या होता है नंदनी, जब एक नारा सियासी आधार बन जाए, वोट बैंक को पर्टिकुलर एक धर्म के लिए लामबंद करने के लिए और दूसरे धर्म को उसके खिलाफ लामबंद करने के लिए, हालांकि नारा सिर्फ ये दिया गया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस नारे में कहीं ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान एक नहीं रह सकते, कहीं ये नहीं है कि भारतवर्ष में तमाम धर्मों के लोग एक नहीं रह सकते। नारा सिर्फ ये एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन इस नारे के अलग अलग मायने निकाल दिए गए। भाजपा को ये नारा सक्रिय लगता है कि हिंदुओं की एकता की बात कर लो तो हिंदू उनके साथ लामबंद होंगे। कांग्रेस ने इसको उल्टा लेते हुए कि मुसलमानों के खिलाफ ही नारा दिया जाएगा, आप हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हो, सबकी एकता की बात नहीं कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि माइनॉरिटी हमारे पक्ष में आ जाएगी। तो जब नारे का अलग अलग सियासी लाभ जब लिया जाता है और उस नारे का अलग अलग स्वरूप में जब उपयोग किया जाता है और सियासी रोटियां जब सेकी जाती हैं, तो इसी तरह राजनीतिक दल अपने लाभ में उसका उपयोग करते हुए नारे का स्वरूप, उसका अर्थ बदलते रहते हैं। आज इसी तरह राजस्थान में भी फिर इसी नारे को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इससे पहले सचिन पायलट ने कहा, अशोक गहलोत ने कहा और आज मदन राठौर ने इसमें काउंटर किया है। जी नंदन जी, अब बिल्कुल लाल सिंह, अब ये जो नारा है पूरे देश में इस समय चुनावी सरगर्मी है, महाराष्ट्र, झारखंड और तमाम अलग अलग राज्यों के उपचुनाव का सीजन ये रहा है, और अब बीजेपी के लिए जिस तरीके से कांग्रेस इस नारे को लेकर कटाक्ष कर रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाएगा अगर कांग्रेस इस तरीके के नारे, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जाति धर्म की बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहे हैं कि आप बटोगे तो कटोगे या एक साथ रहो तो सेफ रहोगे, वो इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से लगातार आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है। देखिए, बिल्कुल मैंने कहा नंदनी, क्योंकि जब एक नारे का आपने अर्थ लगा लिया, इस नारे का अर्थ जब आप हिंदुओं से जोड़ते हो, मुसलमानों के खिलाफ जोड़ते हो, या ये मान के चलते हो कि इसमें केवल हिंदुओं की एकता की बात की जा रही है, तो फिर दोनों अलग अलग पार्टियां अपने लाभ और हानि देखेंगी। देखिए, आपको यूँ समझो नंदनी कि कांग्रेस को शायद ये समझना होगा, हालांकि विपक्षी पार्टी के नाते राजस्थान में या देश में वो काउंटर करेगी और काउंटर कर रही है, लेकिन ये देखना भी होगा इसमें लाभ हानि क्या हो सकती है, क्योंकि आप अगर ध्रुवीकरण भी करते हो तो नंदनी ये साफ है आपको नुकसान होगा। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, आप ध्रुवीकरण भी इस नारे को ले जाओगे तो आपको नुकसान होगा। आपको इस नारे को अगर काउंटर करना था तो इस भाषा में काउंटर करते हैं, ठीक है, एक रहेंगे, शायद लाल सिंह इसीलिए बीजेपी की रणनीति की तारीफ की जाती है कि रणनीति या ये जो नारे होते हैं वो कुछ इस तरीके के लाते हैं कि कांग्रेस खुद ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि निशाना साधे या फिर शांत रहें, इस मुद्दे पर बोले या नहीं बोले,
और कांग्रेस को फंसाती हुई बीजेपी नजर आती है कई बार इलेक्शंस में। शुक्रिया लाल सिंह। अभी फिलहाल ये जो नारा है बटोगे तो कटोगे, ये देश भर में इन चुनावों में सुनाई दे रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी बांटने की बात करती है, बीजेपी इस तरह की पार्टी है, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान से जो हैं मदन राठौर, उन्होंने कहा है कि हमने तो एकजुटता की बात करी है, कांग्रेस को इससे आपत्ति क्या है। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पर सूरजगढ़ के उरिका गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमीनी विवाद में कई लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहन की मदद से सूरजगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां पर सूरजगढ़ अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। घायल शैतान सिंह ने बताया है कि हमारी जमीन पर जबरदस्ती निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए गए तो परिवारजनों ने लाठियों और फरसे से हमला कर दिया। सूचना पर सूरजगढ़ थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ट्रैक्टर लड़का लेके गया था, वो जहाँ पर एक चेजा का काम कर रहे थे, वहाँ पर इसने वहाँ के भाग के फिर गए, इसके वहीं घेर के लाठियों से मारने लगे। हम भाग के गए थे, उनके पास हथियार थे, फरसी वगैरह, तो जैसे हम मारगन तो कोई डंडी वगैरह थी, वो उन्होंने फरसी वगैरह मारे, मेरे मारी, भाई के लगी, लेडीज़ के लगी है, भतीजा के लगी, एक अंदा है, इसका ज़्यादा चोट लगी है बच्चे। वहीं बारां जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र में असंतुलित होकर एक ट्रक पावरदी नदी में गिर गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इस हादसे में घायल हो गए। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जब मृतक के शव को पुलिस ने मॉर्चरी में रखवा दिया है, जबकि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों का भी फिलहाल इलाज जारी है। एएसआई सूरजमल ने ये जानकारी दी है कि ये ट्रॉला बंगाल से गुजरात जा रहा था और ड्राइवर को अचानक से नींद आने लगी, जिसकी वजह से ट्रक पलट गया और ये हादसा हो गया। पुलिस ने अभी फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टेलीफोन सूचना मिली कि एक पार्वती की पुलिया पर एक ट्रक पलटी खा गया। इस पर मैं जाब्ता के घटनास्थल पार्वती पुलिया पहुंचे, जहां पर एक ट्रक नंबर WB 61B 8188 जिसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। 3 व्यक्ति घायल थे, जिनका नाम पप्पू, आलमगिरी और मनोज था, और ड्राइवर का नाम है कर्माधर हसन, जिसमें 3 व्यक्ति। इसी बीच खबर पुष्कर से आ रही है। पुष्कर मेले में आए व्यापारी ने खुद का गला रेत लिया, जिसके बाद गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि युवक की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाने पे तुरंत सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति है जो अपना गला काट रहा है मेला मैदान में मदन जी के ढाबे के पास। सूचना पे तुरंत मैं स्वयं भी जाब्ते के साथ वहाँ पहुँचा। तब तक उसको 108 से CHC पुष्कर में लेकर आ गए थे। तब चेक किया तो उसने मामूली प्रयास ही किया था। तब तक कुछ वहाँ पे उपस्थित लोगों ने जाब्ते की मदद से वहाँ उसको रोका। उसके मामूली 3-4 स्टिच लगे और अभी वो स्वस्थ है। उसको थाने पे तुरंत सूचना मिली। में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते झोलाछाप डॉक्टर बेखौफ होकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से इनके हौसले बुलंद हैं। हालांकि पिछले साल अभियान चलाकर झोलाछाप डॉक्टर्स के क्लिनिक और पैथोलैब्स संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तो वहीं फिलहाल कार्रवाई नहीं होने पर झोलाछाप डॉक्टर्स के द्वारा गलत इलाज की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। वहीं नीता चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को कोर्ट ने 8 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी की रिमांड समाप्त होने के बाद आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ट्रायल कोर्ट में गुलामुद्दीन को पेश करने को लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने कोर्ट से गुलामुद्दीन का पुलिस रिमांड मांगा था। हालांकि अभी आरोपी गुलामुद्दीन से पुलिस पूछताछ कर रही है। आज मुलजिम गुलामुद्दीन को न्यायालय में पेश किया गया। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट साहब अवकाश पर होने के कारण में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 में पेश किया गया, जहाँ पुलिस ने मांग की थी कि इस गुलामुद्दीन की पुलिस कस्टडी दी जावे। हमने पुलिस कस्टडी का विरोध किया कि पूर्व में भी 7 दिन पुलिस कस्टडी ले चुके हैं, अभी तक पुलिस किसी प्रकार के नतीजे पर नहीं पहुंची है, इसलिए उसको पुलिस कस्टडी नहीं दी जाए। तो न्यायालय ने 23 तारीख तक की पुलिस कस्टडी दी है
और हमने न्यायालय में मांग की कि इसके साथ में थाने के अंदर 3rd डिग्री का प्रयोग किया जा रहा है और मुलजिम के जो अधिकार है वो 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि मुलजिम का 24 घंटे के अंदर मेडिकल किया जाए और 3rd डिग्री। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनजाति गौरव महोत्सव में शिरकत की और गवरी लोक नृत्य कलाकारों का हौसला बढ़ाया। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कमली ट्राइब्स और वनवासी कल्याण परिषद और राजीविका वन धन विकास केंद्र की स्टॉल्स का अवलोकन किया। इस मौके पर राजस्व एवं जिला प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और राज्यसभा सांसद चुनीलाल गरासिया समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं सायला के पास स्थित भांडवपुर के जैन तीर्थ में 4 वर्ष पूर्व हुई जैन साधु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला गरमाता नजर आया। जैन समाज के कुछ लोगों को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में पुलिस ने नोटिस जारी किया, जिसके बाद जैन समाज के बुजुर्ग व्यवसायी ताडम जैन पुलिस थाने पहुंचे। ताडम जैन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनको कई घंटे तक थाने में बिठाकर रखा गया। बुजुर्ग व्यवसायी ने भांडवपुर तीर्थ के ट्रस्ट प्रबंधन के साथ मिली भगत कर परेशान करने एवं प्रतिष्ठा धूमिल करने की बात भी कही है। आया कि आपने भांडवपुर तीर्थ की अवहेलना की है, मुझे तो ऐसे समझ में नहीं आता मैंने कोई अवहेलना की है। हाँ, तीर्थ के अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है तो बोलने का अधिकार सभी जैनों को है, तो मैंने थोड़ा कुछ बोला होगा तो उसके लिए अगर मुझे जेल होती है तो मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। और अगर ये मैं यहाँ जेल के बाहर बैठा हूँ, ये पुलिस थाने में बैठा हूँ, जब भी घेवाराम जी बुलाएंगे तब मैं अंदर चला जाऊंगा, नहीं तो मैं शाम तक दोपहर तक बैठ के यहाँ से मैं निकल जाऊंगा और राइटिंग में मुझे लिख के देना पड़ेगा। नहीं लिख के दिया तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर शाम को मैं और कुछ बोल सकता हूँ। वहीं तीर्थ नगरी पुष्कर से खबर आ रही है, जहां शहर में शराब की खुलेआम हो रही है सप्लाई, जबकि पुष्कर में अभी शराब पर पूरी तरीके से रोक है, लेकिन एक कॉल पर यहां पर शराब मिल जाती है। शराब बिक्री का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिम्मेदार मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रोजाना खुलेआम यहां पुष्कर में शराब बिकती है। देवनगर रोड पर शराब प्रशासन ने पुष्कर धार्मिक मेले शराब बिक्री पर रोक लगा रखी है और यहां पर पुष्कर में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। तो पुष्कर में अभी फिलहाल शराब पर बैन है, लेकिन इसके बावजूद पुष्कर में आने वाले तमाम टूरिस्ट को इजीली शराब अवेलेबल हो जाती है और कई जो वहां पर होटल्स हैं वहां पर भी ऐसा देखा गया है कि शराब की बिक्री हो रही है। वहीं अलवर जिले के खेड़ली से खबर है, जहां पर सामुदायिक शौचालयों का रियलिटी चेक हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। खेड़ली नगर पालिका में दावे केवल दिखावा है। खुले में शौच नहीं अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। महिलाओं की निजता और सुरक्षा का भी यहां पर हनन देखने को मिला। महिला पुरुष शौचालयों में गेट तक नहीं है। पानी की टंकी और नल केवल शोपीस बनकर रह गए हैं और ये लाखों की लागत में बने हुए शौचालय हैं जिनकी हालत इतनी खराब है। दीवारों की रंगाई पुताई लिखावट से इतिश्री कर ली गई है। नगर पालिका द्वारा किए जाते हैं यहाँ पर स्वच्छ खेड़ली सुंदर खेड़ली के दावे और गरीब तबके के लोगों के लिए ये सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं जिनकी हालत इतनी दयनीय है और खुले में शौच को जाने को मजबूर है लोग। तो गड़िया लोहार जाति के लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि इन्हीं के लिए ये शौचालय बनाए गए थे। लोगों को खेतों और जंगलों में शौच के लिए जाना पड़ता है। खेतों के मालिक और तमाम जो असामाजिक तत्व लोग यहाँ पर इर्द गिर्द है, उनका खतरा महिलाओं के लिए बना रहता है। तो कई बार शिकायत हो चुकी है, लेकिन फिर भी सिर्फ कोरा आश्वासन ही लोगों को मिलता है। कैसे लौड़े जा रही थी पटरी पे से पैर रिपट गया, खुले में जाते जो हाथ कट गए। अभी भी आपको खुले में जाना पड़ रहा है? खुले में जाना पड़ता है। क्यों? लैट्रिन बाथरूम चालू नहीं है, खुले में जाते हैं। जब पुकारते खेतों वाले, कुछ की भी सुविधा नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा फायदा साहब। गेट भी नहीं है और कुछ है ही नहीं है। एक पुताई जरूर करी, हमारी बच्ची परेशान है। बच्ची परेशान है। अब तुम कहाँ जाते हो? हम जंगल में जाते हैं खुले में, हमारी बच्ची इनके पीछे लड़के गुंडा पड़ जाते। हम बहुत दुखी हैं साहब। कितने साल हो गए आप लोगों के यहाँ रहते? हो गए कम से कम 25-30 साल हो गए।
आपने नगर पालिका में पुकार की है इस बात को लेकर? कंप्लेन करी है, कोई सुनाई नहीं करता हमारी गरीब। और अब खबर बूंदी से, जहां पर बहुचर्चित शिक्षक मनीष मीणा हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। डीडवाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को बीकानेर से गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस के हवाले अब आरोपी को किया जाएगा। आरोपी गुरप्रीत को घटना के बाद से पुलिस लगातार ढूंढ रही थी और आरोपी लगातार चकमा दे रहा था पुलिस को। जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा के सुपरविजन में कामयाबी मिली है।